हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सेल इन एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पेपर फर्स्ट के लिए जो आपका जून 2023 में होने वाला है उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ ऐसे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं और आपके आए भी हैं। ठीक है, तो ये सारे जो क्वेश्चन हैं ये पॉल्यूशन से हैं। ठीक है, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में आपका ये टॉपिक है पॉल्यूशन, जहाँ से क्वेश्चन हर बार आते हैं। तो आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चन है वो आपके PYQs हैं, कब के हैं, 2023 वाले हैं। ठीक है, और विथ एक्सप्लेनेशन, ताकि और भी अगर क्वेश्चन उनसे बन सकते हैं या पूछे जाएं तो आपको वो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग सारे पॉल्यूशन के जो 2023 के क्वेश्चन हैं उन्हीं को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। लाइक ज़रूर किया करिए आप लोग, एक लाइक आपका मेरा मोटिवेशन कई गुना बढ़ा देता है, तो लाइक ज़रूर किया करिए। बहुत लोग लाइक कर भी देते हैं, बिना कहीं कर देते हैं, अच्छी बात है। ठीक है, जो लोग नहीं करते हैं वो भी कर दिया करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि जो भी PDF कंप्लीट होती जा रही है मैं वहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, एग्ज़ाम में आपके बहुत कम टाइम बचा है, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी रिवीजन करते हैं चीज़ों को लेके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और PYQs देखने से आपका बहुत सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, जो कि हम टॉपिक को अगर थ्योरेटिकल पढ़ते हैं तो उनसे नहीं बनती है चीज़। ठीक है, उनसे हमारे कॉन्सेप्ट कई बार नहीं बन पाते हैं, लेकिन जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम करते हैं तो उनके रिगार्डिंग चीज़ें हमारी क्लियर होती हैं। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा है, ये सारे 2023 वाले क्वेश्चन हैं। फुल फॉर्म ऑफ PAN, अ टाइप ऑफ एयर पॉल्यूटेंट। तो अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये है आपका पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट्स। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। ये इसमें आप इससे संबंधित थोड़ा सा चीज़ें जान लीजिए कि ये क्या चीज़ होती है। पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट इज ए सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट। ठीक है, पहला पॉइंट तो यही है, सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट है। फॉर्म थ्रू कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग, किन के थ्रू बनता है, तो वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड VOCs के थ्रू, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सनलाइट। ठीक है, तो ये PAN। अब देखिए यहाँ से ही 2-3 क्वेश्चन आपके बन गए कि एक तो सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट है। अब अगर हम इसको सेकेंडरी कह रहे हैं तो प्राइमरी क्या होते हैं, तो प्राइमरी और सेकेंडरी का थोड़ा सा डिफरेंस जान लीजिए। जैसे कि प्राइमरी क्या होते हैं, जो कि सीधे हवा मतलब जो कि सीधे हवा में इमिट होते हैं। किन किन सोर्सेज से, जैसे कि व्हीकल हो गया, इंडस्ट्रियल एरिया है आपका, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है, जो भी कुछ ऐसे उपकरण हैं आपके जो कि इंडस्ट्रियल एरिया में यूज़ होते हैं। तो यहाँ से ये सीधे मतलब जो भी पॉल्यूटेंट्स हैं वो हवा में इमिट होते हैं। अब ये पॉल्यूटेंट कौन कौन से होते हैं, जैसे कि SO2 हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड, NOx, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, और पर्टिकुलेट जो है मैटर, जिनको हम PM कहते हैं। ठीक है, तो ये हो जाते हैं आपके प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, जिनको हम PM के बता रहे हैं कि सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स है। सेकेंडरी में क्या होता है, दीज आर फॉर्म थ्रू केमिकल रिएक्शंस इन द एटमॉस्फेयर इन्वॉल्विंग प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स एंड अदर कंपाउंड। ठीक है, तो इनका जो रिएक्शन होगा ये केमिकल रिएक्शन होता है एटमॉस्फेयर में, और किनकी प्रेजेंस में, उनमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स एंड अदर कंपाउंड। और उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, जैसे ओजोन है आपका O3, NO2 हो सकता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड PAN। ठीक है, तो ये हो गई आपकी सेकेंडरी चीज़ें। प्राइमरी में आपने नोट कर लिया होगा SO2, NOx, CO, पर्टिकुलेट मैटर। ठीक है, PM जो कि आपके साइज के अकॉर्डिंग निर्धारित होते हैं, PM 1.0, PM 2.5 है ना। तो अभी इसके रिगार्डिंग भी हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। इट इज़ प्राइमरली फॉर्म इन द लोअर एटमॉस्फेयर एंड इज ए मेजर कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। ठीक है, तो ये फोटोकेमिकल स्मोक का एक मेजर कंपोनेंट है, और कहाँ पे बनता है, लोअर एटमॉस्फेयर में। PAN इज ए स्ट्रॉन्ग रेस्पिरेटरी इरिटेंट एंड कॉज, किस किस चीज़ों के लिए उत्तरदायी होता है, मतलब कौन कौन सी ऐसी परेशानियाँ हो जाती हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो यहाँ पर आई इरिटेशन होने लगती है, चेस्ट पेन होता है, एंड ब्रीदिंग डिफिकल्टीज। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में ब्रीदिंग डिफिकल्टीज ये सब PAN के थ्रू होने लगती है। पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, इट कैन ऑल्सो डैमेज वेजिटेशन लीडिंग टू क्रॉप लॉस एंड रिड्यूस एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, जो यहाँ पर कृषि की प्रभावत्मकता है इसको भी कम कर देता है। और यहाँ पर जो भी आपकी मतलब क्रॉप है इनको लॉस कर देता है, डैमेज कर देता है, इस तरह की चीज़ें ये आपकी एग्रीकल्चर में जो भी चीज़ें हैं इनको भी नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, तो PAN हैज़ ए कैरेक्टरिस्टिक पंजेंट ऑडोर, एक बहुत ही इसकी तीव्र गंध होती है, एंड इट रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्मॉग स्मेल। ठीक है,
तो ये स्मॉग स्मेल इसके लिए भी उत्तरदायी होता है, मतलब रिस्पॉन्सिबल होता है। और ऑफन एसोसिएटेड विथ पॉल्यूटेड अर्बन एरियाज, जो भी अर्बन एरियाज हैं आपके वहाँ पर ये इसके लिए एसोसिएटेड होता है, ठीक है। इट हैज़ अ रिलेटिवली लॉन्ग एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम अलाउइंग टू बी ट्रांसपोर्टेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज फ्रॉम इट्स सोर्स ऑफ एमिशन, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम पीएन के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, अब इसमें कह रहा है कि कौन कौन सी वाटर बोर्न बैक्टीरियल डिसीजेज हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर वाटर बोर्न बैक्टीरियल डिसीजेज। तो अब इसमें कौन कौन सी होती हैं, तो पहले तो ये समझिए कि वाटर बोर्न जो बैक्टीरियल डिसीज होती हैं आर इन्फेक्शन कॉज्ड पैथोजेनिक बैक्टीरिया, मतलब जो रोगजनक बैक्टीरिया होते हैं जो दूषित जल स्रोत है उसके माध्यम से जो ट्रांसमिट होते हैं यहाँ पर, उन्हीं के थ्रू ये वाटर बोर्न बैक्टीरियल डिसीज होती हैं, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी हो सकती हैं, नाम याद कर लीजिए, कुछ तो यहीं पर दिए हुए हैं जिनमें कि कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये आपकी कॉलेरा होती है, और उसके बाद है आपकी टाइफाइड है, ठीक है, और यहाँ पर है ये, यहाँ पर है इसकी डिसेंट्री, ठीक है। तो ये है आपका ACE, तो इसमें ये हो गया। तो इसमें ये सारी चीज़ें होती हैं, मतलब कॉलेरा हो गया, टाइफाइड हो गया, फीवर, और इसके अलावा शिगेलोसिस, ठीक है, कैपिलोबैक्टीरियोसिस और लेगियोनियरिस रोग, ठीक है। ये कुछ अजीब टाइप के नाम हैं जो कि इससे से होते हैं, किसके, वाटर बोर्न बैक्टीरियल डिसीज से। और ये तो है ही हैं, ठीक है, कॉलेरा, टाइफाइड और डिसेंट्री, ये किससे हो गए, जो कि आपका जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है जो कि वाटर को इन्फेक्टेड कर देते हैं, उन्हीं के थ्रू होती हैं, ठीक है। तो ये पता ही है आपको, है ना। ये तो कुछ कॉमन सेंस का भी क्वेश्चन है, लेकिन कोई बात नहीं, हम और भी चीज़ों को इसके लिए हमने जान लिया। नेक्स्ट है आपका, देखिए यहाँ पर है, नाइट्रोजन के विभिन्न ऑक्साइड में से निम्न में से किन्हें वायु प्रदूषक माना जाता है और NOx के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसमें जो बनता है आपका, ये होता है, एक तो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है और दूसरा होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। A और B दोनों यहाँ पर इसके लिए यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इन्हीं को NOx के रूप में यहाँ पे कह रहा है ना, इसके रूप में जानते हैं, तो इसका ये राइट ऑप्शन है, ठीक है। तो ये है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक। ये हो गया आपका एयर पोल्यूटेंट से संबंधित। अब देखिए यहाँ पर आ गया आपका PM से संबंधित, मतलब यहाँ पर देखिए एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पर्टिकुलेट मैटर्स PM आर रिक्वायर्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एयर क्वालिटी इंडेक्स इन इंडिया। अब ये क्या होता है, यहाँ पर देखिए, इसमें जो ये PM1, PM 2.5 है ना, ये सारी चीज़ें जो आपकी दे रखी हैं, तो इसमें देखिए ये है आपका PM1, PM 2.5। तो इसमें ये कह रहा है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स के निर्धारण के लिए भिन्न आकार वाले कौन से कणिकीय पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो इसमें ये है आपका PM 2.5 और PM 10, ठीक है। तो ये है आपके राइट ऑप्शन, इसमें हो गया ये PM 2.5 एंड PM 10। मतलब क्या हुआ, पर्टिकुलेट मैटर साइज इक्वल और लेस देन 2.5 माइक्रोन, और PM 10 पर्टिकुलेट मैटर साइज इक्वल टू और लेस देन 10 माइक्रोन, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये होता क्या है, तो देखिए अगर हम PM1 की बात करें, है ना, सबसे कम है आपका PM 1.0 और PM 2.5, मान लीजिए इनकी बात करते हैं, तो ये क्या होते हैं, एक इनकी आकार होता है, विशिष्ट आकार की सीमा वाले ये पर्टिकुलेट मैटर्स होते हैं। और यहाँ पर ये जो होते हैं ये हवा में, मतलब इनका जो ऐसे यूज़ करते हैं, ये हवा में जो सस्पेंडेड कुछ पार्टिकल्स होते हैं और कुछ जो है लिक्विड, जो है यहाँ पर जो तरल बूंदें जिसके कह सकते हैं, इनके लिए ये जो है इसके रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। ये कण किस प्रकार, किन सोर्सेस से उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे कि कंबस्टन जो प्रोसेस होता है, दहन प्रक्रियाएं जिसको बोलते हैं, या इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ जो भी होती है, औद्योगिक गतिविधियाँ, और कुछ ऐसी प्राकृतिक घटनाएं जैसे कि धूल भरी आंधी, है ना। तो ये सब इन सब चीज़ों के लिए मतलब जो है यहाँ पर इसी के थ्रू होता है, ठीक है। तो अब देखिए जो PM अगर 1.0 की बात करें, तो यहाँ पर ये PM माइक्रोमीटर या उससे छोटे व्यास के कणों को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। और ये कण बहुत छोटे होते हैं जो लंबे समय तक हवा में यहाँ सस्पेंड रह सकते हैं और सांस लेने पर आसानी से श्वसन नली में प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है। इतना इनका छोटा आकार है कि ये हमारे ब्रीथिंग सिस्टम को इफेक्ट कर सकते हैं। PM 2.5 ये
ये 2.5 माइक्रोमीटर या उससे छोटे डाया वाले जो है यहाँ पे कण होते हैं, पार्टिकल हैं, उनको रिप्रेजेंट करता है। ये भी कण इतने छोटे होते हैं कि फेफड़ों में गहराई तक जा सकते हैं और स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। ठीक है, तो अब PM जब 2.5 इतना है तो PM10 कितना होगा आप समझ सकते हैं। तो उनमें क्या होता है कि ये जैसे कि डस्ट पार्टिकल है, कुछ कार्बन के पार्टिकल्स हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत हो सकती हैं जो कि हमारे ब्रीथिंग प्रॉब्लम को यहाँ पर इफेक्ट कर सकती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका PM 2.5 जो कि किसके लिए, एयर क्वालिटी इंडेक्स के लिए यहाँ पर जिम्मेदार हैं। कौन से, किन किन कणकीय पदार्थों की आवश्यकता होगी, तो 2.5 एंड PM10। ठीक है, इसके द्वारा हम AQI को यहाँ पर जान सकते हैं। इसके पहले भी मैंने आपको बताया था कि कुछ कलर से भी यहाँ पर डिनोट, कलर कोड भी होता है, कलर कोड के द्वारा भी चीज़ों को जानते हैं। एक वीडियो आपकी और तैयार हो रही है, अभी आज टाइप नहीं हो पाई थी तो वो क्वेश्चन इसमें नहीं लिए हैं। ठीक है, जिसमें कि सारे जो आपके 2019-20 से और अब तक के जो क्वेश्चन है ना, वो सारे आपके पॉल्यूशन से संबंधित जो है आपको दिए जाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम 2023 वाले ही सारे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में यहाँ पर क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वोलेटाइल ऑर्गन प्लांट कंपाउंड VOC ए काइंड ऑफ एयर पॉल्यूटेंट इमिटेड फ्रॉम नेचुरल सोर्स सच एज SBOGs। निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में के एक प्रकार अस्थायी कार्बनिक यौगिक VOC में से कौन सा पादप दलदलों आदि जैसे प्राकृतिक संसाधनों से उत्सर्जित होता है। अब यहाँ पे पौधों की बात कह रहा है कि जो नेचुरल सोर्सेज हैं इनके द्वारा कौन सा ऐसा जो है एयर पॉल्यूटेंट से इमिट होता है। तो अब इसका देखिए, यहाँ पर इसका आंसर भी मैंने यहाँ पे दे रखा है क्योंकि आप इसके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। बाकी चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। देखिए यहाँ पर इसका जो राइट ऑप्शन है ना, ये टर्पीन है। ठीक है, टर्पीन क्या है, आमतौर पर ये पौधों से निकलने वाला होता है, मतलब पौधों से स्टीम डिस्टिलेशन या सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, ये कुछ प्रोसेस होते हैं, इनके द्वारा इसको निकाला जाता है। ठीक है, और फिर इनका यूज़ हम इंडस्ट्रियल सेक्टर में करते हैं, जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स, कॉस्मेटिक्स और यहाँ पर फूड के रूप में, पेय पदार्थ, इन सब के रूप में। तो यही कह रहा है कि कौन सा ऐसा है कि जो पादपों, दलदलों आदि जैसे प्राकृतिक संसाधनों से उत्सर्जित होता है, तो यही है जिसको टर्पीन कहते हैं। ठीक है, ये इसका केमिकल फॉर्मूला दिया हुआ है और इसका जो C5Hg, इसको टर्पीन क्या है, वर्णहीन द्रव होते हैं। ठीक है, कोई भी कलर नहीं होता है, ऑर्डरलेस है, जो जल में अविलेय, जल में ये अविलेय हैं। ठीक है, डिजॉल्व नहीं होंगे, परंतु किसमें, अल्कोहल, बेंजीन, ईथर, जो भी ये कार्बनिक जो है सॉल्वेंट है, इनमें जो है सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसके कुछ फीचर्स हैं। तो ये हो गया इसका आपका, यहाँ पे ये टर्पीन इसका राइट आंसर है। ठीक है, आप देखिए नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया हुआ है क्वेश्चन। तो अब इसमें कह रहा है कि नैनो स्केल मेटेलिक एंड बायोमेटेलिक पार्टिकल्स कैन efficiently remove common water pollutants such as polychlorobenzene, organochlorine, pesticides and halogenated organic solvents। मतलब अब ये कह रहा है कि नैनो स्केल, यहाँ पर कह रहा है मेटेलिक एंड बायोमेटेलिक कण PCB, जिसको पॉलीक्लोरोबेंजीन, ऑर्गेनोक्लोरो कीटनाशक और हैलोजेनिक कार्बनिक विलायकों जैसे सामान्य जल प्रदूषकों को कार्यकुशल ढंग से हटा सकते हैं। और दूसरा कह रहा है, तो देखिए फर्स्ट ये करेक्ट सही बात कह रहा है। ठीक है, अब बताती हूँ मैं क्यों कह रहा है। अब यहाँ पर देखिए दूसरा है, सेकंड कह रहा है नैनो स्केल मेटालिक एंड बायो मेटालिक पार्टिकल्स कैन नॉट रिड्यूस हैवी मेटल्स सच एज निकल, आर्सेनिक, मरकरी एक्सेट्रा। तो ये नहीं घटा सकते हैं, ये सेकंड इनकरेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मेटेलिक पार्टिकल्स क्या होते हैं, तो मेटेलिक पार्टिकल्स आर सॉलिड पार्टिकल्स कंपोज ऑफ ए सिंगल मेटल एलिमेंट। ये एक सिंगल मेटल एलिमेंट के द्वारा बने हैं और ये कण आकार में नैनो स्केल से लेकर माइक्रोमीटर स्केल तक के हो सकते हैं। ठीक है, और अपने छोटे आकार और हाई सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो के कारण ये यूनिक प्रॉपर्टीज प्रदर्शित करते हैं। तो ये तो हो गई कुछ चीज़ें जो कि आपकी मेटेलिक पार्टिकल्स के बारे में है। ठीक है, बायोमेटेलिक क्या है, बायोमेटेलिक में यहाँ पर देखें तो ऑन द अदर हैंड कंपोज ऑफ 2 डिफरेंट मेटल एलिमेंट। बायोमेटेलिक है तो यहाँ पर क्या होंगे, 2 डिफरेंट मेटल एलिमेंट्स का कंपोजिशन होगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम मेटेलिक और बायोमेटेलिक के कुछ फीचर्स में डिफरेंस अगर हम देखें तो यहाँ पर बिहेवियर और उसकी प्रॉपर्टीज़ में अंतर किसके थ्रू आ जाएगा, ये वैरी करेगा
कंपोजिशन के आधार पे, ठीक है, क्योंकि मेटेलिक का जो कंस्ट्रक्शन है वो अलग है, बाई मेटेलिक का अलग है, साइज के आधार पे, शेप के आधार पे एंड सरफेस स्ट्रक्चर के आधार पे ये वेरी करता है, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर कह रहा है कि नैनो स्केल मेटेलिक और बाई मेटेलिक, यहाँ पर ये जो पॉलीक्लोरोबेंजीन, पीसीबी, ऑर्गेनिक क्लोरोनिक कीटनाशक और हैलोजेनिक कार्बनिक विलायकों जैसे सामान्य जल प्रदूषकों को कार्यकुशल ढंग से हटा सकते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और उसके बाद नैनो स्केल यहाँ पे कह रहा है कि मेटेलिक और बाई मेटेलिक, निकेल, आर्सेनिक, पारा, ये जो हैवी मेटल्स हैं इनको नहीं घटा सकते हैं। तो ये बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट, मतलब ये वाला गलत है और पहला सही है, सेकंड गलत है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर आप इसका आंसर भी, जो थोड़े अलग है ना, थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं, उनके आंसर यहाँ पे दे दिए हैं ताकि आपको थोड़ा समझने में आसानी हो। तो यहाँ पर दे रखा है कि ये जो कार्बनिक विलायकों तथा निकेल, आर्सेनिक और पारा जैसे धातुओं को समान जल प्रदूषकों को भी कार्यकुशलता से हटा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका। आप देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, मतलब काफ़ी डीप नॉलेज की ये डिमांड कर रहा है, ठीक है ना। तो कुछ चीज़ें जो कि मैं जितना दे पाऊँगी वो तो दूँगी, लेकिन आप PYQs को ज़रूर सॉल्व करिए, ठीक है। आप PYQs को करिए, साथ ही उसके कॉन्सेप्ट को भी समझने की कोशिश करिए, क्योंकि थ्योरी तो वही है लेकिन क्वेश्चन कितने सारे बन जाते हैं ना। यहाँ पर देखिए ये कह रहा है, यद्यपि ऑल्दो ओजोन जो है, ओजोन इज ए पॉल्यूटेंट इन द एम्बियंट एयर, है ना, बट इन स्ट्रेटोस्फीयर इट इज़ वैल्यूएबल बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स हार्मफुल। तो ये कह रहा है कि यद्यपि ओजोन परिवेशी वायु में तो प्रदूषक होती है, परंतु समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में ये जो है वैल्यूएबल होती है, मूल्यवान होती है, क्योंकि यहाँ पे ये निम्नलिखित हानिकारक को अवशोषित करता है। अब इसमें से आपको बताना है कि किस चीज़ को ये यहाँ पर एब्जॉर्ब करता है। तो इसका सीधा सा आंसर होगा, आपको पता है ना, यूवी रेडिएशंस को, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को, ठीक है, जो सनलाइट से आ रही है ना, तो उसी को ये एब्जॉर्ब करता है ओजोन। स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल में जो भी अल्ट्रावायलेट रेज हैं उनको एब्जॉर्ब करता है। इसके बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए। यहाँ पर कुछ फीचर्स हैं जो कि ओजोन का हम यूज़ करते हैं, किसके लिए, तो यहाँ पर देखिए इसके जो ओजोन की बेनिफिशियल ट्रीटमेंट हैं वो क्या क्या हैं। तो एक तो वाटर ट्रीटमेंट के लिए होता है, ठीक, एयर प्योरीफिकेशन के लिए होता है। वाटर ट्रीटमेंट में कैसे करेंगे, ओजोन इज ए पावरफुल डिसइंफेक्टेंट एंड ऑक्सीडेंट दैट इज यूज्ड फॉर वाटर ट्रीटमेंट इन वेरियस इंडस्ट्रीज, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इट इफेक्टिवली किल्स बैक्टीरिया, वायरसेस एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेकिंग इट एन एक्सीलेंट चॉइस फॉर प्यूरिफाइंग ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आ गई कि ये यहाँ पर किल करता है किसको, बैक्टीरिया को, वायरस को और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी हैं उनको यहाँ पे किल करके प्यूरिफाइंग ड्रिंकिंग वाटर को यहाँ पर क्योर करता है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड स्विमिंग पूल्स वहाँ पर भी यूज़ हुआ, ठीक है। इसीलिए इस नोट्स को मैंने दिया है ताकि आपको ये चीज़ें पता हों। अब देखिए, ओजोन इज पर्टिकुलरली यूज्ड इन रिमूविंग कंटामिनेंट्स दैट आर रेजिस्टेंट टू ट्रेडिशनल वाटर ट्रीटमेंट मेथड। तो यहाँ पर ये जो पुराने मेथड्स हैं उनको रिमूव करके नई जो है टेक्नोलॉजी को अपनाता है। एयर प्यूरिफिकेशन, ओजोन इज यूज इन एयर प्यूरिफायर एंड ओजोन जनरेटर्स टू रिमूव ऑडर्स, मोल्ड एंड अदर एयरबोर्न पॉल्यूटेंट्स, ठीक है। इट हैज़ द एबिलिटी टू ऑक्सीडाइज एंड ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक कंपाउंड, मेकिंग इट एन इफेक्टिव टूल फॉर इम्प्रूविंग इंडोर एयर क्वालिटी इन स्पेसेस। अब देखिए, इंडोर एयर क्वालिटी में एक क्वेश्चन आपसे पूछा था ना, इसके पहले मैंने करवाया भी था, उससे भी संबंधित क्वेश्चन पूछा था, मतलब उसका क्वेश्चन तो मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो कुछ ऐसे था कि जो आपको इंडोर एयर क्वालिटी कैसे होती है कि जो आपकी घर है ना, कमरा, वहाँ पर आपका एयर वेंटिलेशन नहीं हुआ, आपकी जो वहाँ पर मटेरियल यूज़ हुआ है उसमें क्या जो है इम्प्योरिटीज़ मतलब हो सकती है जो कि पॉल्यूशन का काम करेगी, ये सारी चीज़ें, उससे संबंधित एक क्वेश्चन आपकी पूछा गया है। तो वो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है उसका कुछ, लेकिन मैंने वो करवाया है, तो आप लोग वो प्रीवियस ईयर मतलब जो भी मैंने क्वेश्चन की सीरीज़ दे रखी है उसको आप देखिए, ठीक है। इन स्पेसेस सच एज होम्स, ऑफिस एंड हॉस्पिटल्स, तो इम्प्रूविंग इंडोर एयर क्वालिटी को यूज़ करते हैं, ठीक है यहाँ पर। और इस तरह से इसकी ये सारे जो हैं इसके ट्रीटमेंट हैं इसके द्वारा किए जा सकते हैं, ओजोन के द्वारा। फूड प्रिजर्वेशन भी होता है। ओजोन इज़ यूज इन द फूड इंडस्ट्री फॉर इट्स स्टरलाइजिंग प्रॉपर्टी, इसकी जो एक प्रॉपर्टी है क्या है, स्टरलाइज करने की। इट कैन बी यूज टू किल बैक्टीरिया, मोल्ड्स एंड फंगाई ऑन द सरफेस ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स के जो सरफेस पे कोई भी
फंगाई वगैरह है तो उसको ये वहाँ पर किल करता है। वेजिटेबल्स एंड मीट हेल्पिंग टू एक्सटेंड देयर शेल्फ लाइफ, ठीक है। ओजोन ट्रीटमेंट कैन ऑल्सो रिड्यूस द नीड फॉर केमिकल प्रिजर्वेटिव, यहाँ पर कोई केमिकल प्रिजर्वेटिव की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसको रिड्यूस करता है। मेकिंग इट ए मोर इन्वायरमेंटली फ्रेंडली ऑप्शन, ठीक है। तो इसको यूज़ करने से क्या होगा कि जो है मोर इन्वायरमेंटली ये ऑप्शन है। मेडिकल एप्लीकेशन में कैसे होगा, ओजोन यहाँ पर थेरेपी अंडर कंट्रोल कंडीशन हैज़ बीन यूज्ड इन सर्टेन मेडिकल ट्रीटमेंट, कौन कौन से में है, तो यहाँ पर देखिए इट इज़ बिलीव टू हैव पोटेंशियल बेनिफिट्स इन डिसइंफेक्टिंग वुंड्स, घावों को ठीक करने में, इम्प्रूविंग ब्लड सर्कुलेशन एंड स्टिमुलेटिंग द इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम को अपने प्रभावित करने के लिए, ठीक है, स्टिमुलेट करने के लिए। तो यहाँ पर ये मेडिकल एप्लीकेशन हो जाता है। इस तरह से ये कुछ चीज़ें थी जो आपकी ओजोन से संबंधित थी। इसके अलावा भी मैं अगर कहूँ तो इट कैन बी यूज फॉर ब्लीचिंग, ठीक है, ये ब्लीचिंग के लिए भी यूज़ होता है। और इसके अलावा आपने पढ़ा कि ये हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से अर्थ को बचाता है, किस जो है इसका लेयर में होता है, तो ये स्ट्रेटोस्फीयर में, ठीक है, समताप मंडल जिसको बोलते हैं, वहाँ पर ही तो ओजोन लेयर होती है। और ये हमारे लिए किसका काम करती है, अल्ट्रावायलेट रेज से बचाने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हो गई। आप देखिए यहाँ पे कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एयर पॉल्यूटेंट्स हैव वेरी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी टूवर्ड्स हेमोग्लोबिन ऑफ ब्लड, कौन से प्रदूषक की रक्त की रुधिर मतलब HB के प्रति अत्यधिक जो है बंधुता होती है। अब देखिए यहाँ पर किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये होता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पर देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, हीमोग्लोबिन, HB कह रहा है ना यहाँ पर, HB हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके, हीमोग्लोबिन क्या है आपके ब्लड का ही पार्ट है ना, तो यहाँ पर क्या है हीमोग्लोबिन के साथ ये रिएक्ट करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, ठीक है। मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड और हीमोग्लोबिन ये रिएक्ट करेगा तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा, जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम करता है। अभी क्योंकि कार्बोक्सी मतलब कार्बन का भी कुछ पार्ट आ गया, तो ये क्या करेगा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को ये कम करेगा। अब जब ऑक्सीजन कम पहुंचेगी तो व्यक्ति जो है मतलब जो भी ह्यूमन बॉडी है उसको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होगी, है ना, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, तो इस तरह से क्या होगी उसकी डेथ हो सकती है। तो इस तरह से ये कह रहा है कि किस मतलब कौन से प्रदूषक की रक्त की रुधिर कणिका HB के प्रति, तो यही कार्बन मोनोऑक्साइड ही होती है ना। इसीलिए कहा जाता है ना कि आपको बंद कमरे में कभी भी अंगीठी वगैरह जला के सुलगा के नहीं सोना, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी जो आपकी दम घोटने वाला यहाँ पर प्रोसेस होगा, और वो फिर क्या होता है कि डेथ हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि आप कोई भी चीज़ ऐसे जलाने वाली आप बंद कमरे में मत रखिए, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ें हो गई आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड से संबंधित। नेक्स्ट है फिर आपका यहाँ पे ये कह रहा है नॉन पॉइंट सोर्सेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन आर। अब नॉन पॉइंट सोर्सेज क्या है, तो यहाँ पर देखिए इसमें दे रखा है फ्रॉम स्पेसिफिक लोकेशन, डिफ्यूज, एपिसोडिक, आइडेंटिफिएबल और डिफ़िकल्ट टू मॉनिटर। तो इसमें देखिए कि यहाँ पर पहले ये देखिए कि क्या होता है। तो नॉन पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन रिफर्स टू द कंटामिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज बाय पॉल्यूटेंट्स दैट आर नॉट डिस्चार्ज फ्रॉम ए सिंगल आइडेंटिफिएबल सोर्स। देखिए सारी चीज़ें हैं यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन से संबंधित हैं। देखिए जो कह रहा है नॉन पॉइंट वाटर पॉल्यूशन सोर्स द्वारा जल निकायों के संदूषण को संबोधन भी करता है जो एक एकल पहचान योग्य स्रोत से नहीं जोड़ा जाता है। मतलब यहाँ पर कोई भी जो भी ऐसी मतलब यहाँ पर कोई भी सिंगल बॉडी नहीं मतलब जो होती है जो कि आइडेंटिफिएबल सोर्स हो, ठीक है। तो इस तरह से नॉन पॉइंट सोर्स जो होते हैं ये इसके बजाय ये प्रदूषक विस्तृत स्रोतों जैसे यहाँ पर कृषि विस्तृत स्रोत मतलब ये कह रहा है यहाँ पे these pollutants originate from diffuse sources such as runoff from agricultural field, urban areas, construction sites and natural landscape. The quality of non-point source pollution can vary depending on several factors. कैसे कैसे डिपेंड करती है, तो ये डिपेंड करती है पॉल्यूटेंट के टाइप पर, इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन पर, लैंड यूज और मतलब इसके उसके बाद लोकल हाइड्रोलॉजी और बफर जोन्स एंड नेचुरल फिल्टर्स, ये सारी चीज़ों पे ये डिपेंड करता है। तो इस तरह से ये क्या हो गया, ये प्रदूषक विस्तृत स्रोतों जैसे कि कृषि क्षेत्र,
ठीक है, शहरी क्षेत्रों, निर्माण स्थलों और प्राकृतिक परिदृश्यों से उत्पन्न होते हैं। तो ये हो गया आपका। अब इसके आधार पे कौन कौन सा इसमें आंसर बनेगा, तो ये होगा डिफ्यूज़, है ना, डिफ्यूज़न की प्रॉपर्टी यहाँ पर होगी नॉन पॉइंट सोर्स में, तो ये हो गया डिफ्यूज़। उसके बाद आपका आता है एपिसोडिक, ठीक है, और ये होता है डिफ़िकल्ट टू मॉनिटर, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी इससे होती है नॉन पॉइंट सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। तो ये है आपका, ये राइट ऑप्शन हो गया। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया आपके। आप इसके बारे में भी तो आपने देख लिया कि नॉन पॉइंट सोर्स ऑफ क्या है वाटर पोल्यूशन के, मतलब यहाँ पर एक एकल पहचान योग्य स्रोत से नहीं छोड़ा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कि मतलब एक कोई भी ऐसा सोर्स नहीं है। इसके अलावा ये प्रदूषक विस्तृत स्रोत, जैसे कि कृषि क्षेत्रों में जहाँ पर कि हम जब पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ करते हैं तो वो ही पानी जो जाता है, तो एक ये विस्तृत हो गया, मतलब विसरण इसका जो है फ्लो के द्वारा ये पहुँच रहा है ना। अब कुछ अर्बन एरियाज़ में कुछ ऐसे निर्माण स्थल, तो यहाँ इन सब जगहों से ये उत्पन्न होता है, कोई भी एक सिंगल सोर्स नहीं होता है। तो इस तरह से ये इसका हो गया थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन। और आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही, और अगली वीडियो जैसे ही तैयार हो जाएगी इसी मतलब पॉल्यूटेंट्स की, जो पॉल्यूशन से आपकी जो भी समझ प्रश्न और बनते हैं प्रीवियस ईयर के, वो सारे एक वीडियो में दे दूंगी ताकि आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो ये तो 2023 के थे, जो कि काफ़ी एडवांस लेवल आपने देखा ही, क्वेश्चन का बहुत एडवांस लेवल है। तो हम ऐसे ही और भी कुछ क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे और आपकी एक अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो वीडियो सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।